Hello everyone, my name is Udit Tyagi and today we're gonna talk about नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज इस बारे में बहुत गहराई से समझेंगे कि असल में फॉर्मेट क्या है, लोगों को क्या समझ नहीं पा रहे हैं और किस किस टॉपिक पर कंट्रोवर्सी सामने आ रही है हमारे। तो आइए आज हम समझते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है हमारी गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो कहां से स्टार्ट हुआ था और कितने चेंजेस आए। तो हमारे जैसे आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने रूल किया था हमारी कंट्री पर, तो उस टाइम से ये चीज इंप्लीमेंट की गई थी हमारी शिक्षा नीति के अंदर। और वो चीज सबसे बड़ा चेंज आया था 1968 में। 1968 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी रखी गई थी। उसके बाद ये दोबारा चेंज होकर 1986 में इसमें दोबारा चेंज आया था, लेकिन वो चेंज बहुत स्लाइट चेंज था। उसके बाद आता है हमारा ईयर 2020। तो 2020 के अंदर अब ये मोदी सरकार एनईपी लेकर आई है, जो कि ये शायद से बताना चाह रहे हैं कि 2023 से 24 तक इस चीज को लेकर आएंगे। और मैं शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये प्लान चेंज भी हो सकता है, 1 या 2 साल के आगे पीछे हो सकता है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल 10+2 10+2 करिकुलम हम सब जानते हैं। 10+2 करिकुलम में हम सब उसी ही प्रोसेस से, सिस्टम से बाहर निकलकर सभी लोग आए हैं। तो 10+2 करिकुलम में 12 साल सरकार अंडर ऑब्जर्वेंस, अपने ऑब्जर्वेंस के अंदर बच्चों को 10+2 इस सिस्टम के अंदर अपने ऑब्जर्वेंस में रखती है फॉर 12 ईयर्स। नाउ इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4। तो लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब सब लोगों को जो प्रॉब्लम जो हो रही है, जो एवरेज लोग हैं जो इसको ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है इनके बारे में, जो मैं इजीली उनको समझाना चाहूंगा कि 5+3+4 टोटल 15 ईयर्स। तो हम टोटल 15 ईयर्स के लिए एक बच्चा सरकार की ऑब्जर्वेंस के अंडर रहेगा। पहले 12 साल थे, अब 15 साल थे। लेकिन अब साहब ये लोग बोलेंगे कि 15 साल के लिए हम पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, असल में जो चेंज सबसे बड़ा ये आया है कि पहले इस टाइम पर बच्चा 5 साल का होता था, तो अब इस प्रोसेस के अंदर जब एंटर करेगा तो 5 साल के बाद 12 साल कंप्लीट हुए, अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी एंड दैट्स ओवर। तो 12 साल के लिए पढ़ा। लेकिन जब यहां पर आएगा तो बच्चा 3 साल का था। 3 साल का आया तो सबसे पहले स्टेज आई उसकी 5 साल वाली, 5 ईयर, एंड वी कॉल दिस स्टेज इज फाउंडेशन। बच्चे की नींव रखी जा रही है यहां पर। तो 3 साल और 5 साल को हम 2 चीज में डिवाइड करेंगे, 3 साल और 2 साल। फर्स्ट 3 इयर्स प्लेवे टाइप। अब प्लेवे टाइप, अब हमारे यहाँ पहले ना ये जो एनवायरनमेंट था बच्चों को कम दिया जाता था। मतलब आप समझेंगे कि बच्चों के अंदर चीजें इनकलकेट नहीं कर पाते थे कि भाई कि जरूरी खेलना भी है। पहले से ही स्टार्टिंग से कि भाई पढ़ाई लिखाई और चौक स्लेट वाला सिस्टम जो था, हम सभी जानते हैं, हमारे मॉम डैड वहीं से होकर यहाँ पर आए हैं। तो अब क्या चेंजेस जो आएंगे नहीं, 3 साल के लिए बच्चे की मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाएगा, उनको पर बर्डन नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आई एम फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड, और हमने आईसीएससी बोर्ड में क्या देखा था कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और उस टाइम पर बच्चों के आते ही बच्चा स्कूल में एंटर किया, उसके सामने आते एग्जाम प्रेशर्स आ गए हैं। सामने एग्जाम प्रेशर्स आ गए हैं, मार्क्स दिखने लग गए हैं बच्चों को, यार मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो उस वजह से बच्चे का कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ भी रुक रहा था, क्योंकि वो क्रिटिकली सोच नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम पर तो क्रिटिकल थॉट बच्चे के अंदर डेवलप होती नहीं है। तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ही ये फर्स्ट 3 इयर्स प्लेवे, बच्चे को खूब खिलाया जाएगा। अपना जो उसकी एक्टिविटी होती है स्कूल से जुड़ाव, मतलब स्कूल के अंदर जुड़ाव लेकर आएगा। बच्चे को ये पता लगेगा कि अच्छा यार स्कूल में जाना जरूरी, ये नहीं कि मतलब कि स्कूल एक बहुत कंपलसरी चीज है, हम स्कूल में डर कर जाएंगे। नहीं, स्कूल से एक जुड़ाव होगा बच्चे का। अगर स्कूल से जुड़ाव होगा तो बच्चा स्कूल से डरेगा नहीं। अब हमारे टाइम पर क्या होता था, जब हम बच्चे थे, बच्चे बहुत होते थे स्कूल जाने समय कि नहीं यार स्कूल मतलब बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा है तो वहां देखते हैं कि वो घिसटता हुआ जा रहा है किसी के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में, कि नहीं हम नहीं जाएंगे, रो रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि स्कूल को एक खेलने की जगह बनाई जाएगी। अगर स्कूल को खेलने की जगह स्टार्टिंग में हम बना देंगे तो स्कूल बर्डन नहीं बनेगा। अगर स्कूल बर्डन नहीं बनेगा तो बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करेगा। तो स्टार्टिंग में 3 साल प्ले वे, लेट देम प्ले, लेट देम डेवलप देमसेल्फ, कि वो क्या अपने आप को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं मेंटल ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में। और फिर सेकंड, जब हम सेकंड 2 साल देखते हैं इसके,
तो 2 साल के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी। अब फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर नो एग्जाम पैटर्न होगा, कोई एग्जाम पैटर्न नहीं होगा 5 साल के अंदर। यहां पर बच्चे को प्रमोट डायरेक्टली कर दिया जाएगा विदाउट एनी एग्जामिनेशन। तो ये 5 ईयर फाउंडेशन कोर्स अच्छे से मुझे लगता है कि आपको मैं समझा पाया होगा। उसके बाद हम आते हैं 3rd ईयर वाले पे, जब ये 3 साल मतलब 5 फॉर्मेट यहां खत्म हुआ, फिर हम आते हैं 3 ईयर वाले पे, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। अब स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आप देखिए क्लास 3 to 5। अब इन्होंने यहां पर क्या किया, यहां पर एक चेंज लेकर आए। क्या चेंज लेकर आए, यहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं था, लेकिन जब यहां पर लेकर आए तो यहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न आया, लेकिन ऐसे नहीं आया। यहां पर एक्टिविटी प्लस स्टडी, तो एक्टिविटी भी कराई जाएगी और धीरे धीरे बच्चों को जुड़ाव कराया जाएगा पढ़ाई से कि अच्छा हाँ ये टेबल्स रन कराए जाएंगे इन अ फनी मैनर, इन अ फन मोड। तो मतलब एंटरटेनमेंट सोर्सेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो एक तरह से स्कूल का जो बर्डन था 5 साल के अंदर, बच्चे के अंदर बर्डन था एलकेजी यूकेजी रिजल्ट्स आ रहे नहीं। अब बाद में जब इस लाइन पर बच्चा आएगा तो उसके लिए बर्डन नहीं, स्कूल एंजॉयमेंट आ जाएगा, एंटरटेनमेंट होगा, उसको खुशी होगी स्कूल जाने में, बर्डन नहीं होगा। तो एक्टिविटी प्लस स्टडी और फिर लैंग्वेज से जुड़ाव। अब इसके ऊपर कंपल्जन अभी सरकार सोच रही है कि कंपल्जन लेकर आए नहीं लेकर आए, लेकिन हाँ ये पॉइंट इसलिए मैटर करता है यहाँ पर क्योंकि बच्चे का अपनी लैंग्वेज से जुड़ाव जो होता है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से ही होता है। तो यहाँ पर वो लैंग्वेज भी लेकर आएंगे और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। तो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो बेस्ट पॉइंट मुझे अभी तक लगे हुए हैं वो ये लगे हैं कि एक्टिविटी प्लस स्टडी, इन दोनों के बेसिस के अकॉर्डिंगली आप प्रमोट करेंगे बच्चे को, ना कि ये कि खाली पहले था कि खाली आप स्टडी के बेस पर ही कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर आती है स्टेज हमारी मिडिल स्टेज। तो हम बात करेंगे मिडिल स्टेज के बारे में। मिडिल स्टेज होती है 3 साल की। इसके अंदर क्या होगा, ये करिकुलम जो क्लास 6 to 8 का होगा। अब इसके अंदर बेस्ट चीज क्या है इन्होंने जो रखी है मेरे लिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टेजेस क्या क्या होंगे, इसके अंदर फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल स्टडीज, मैथ्स, साइंस एंड आर्ट्स। आप अगर आप इन 3 चीजों को देखो तो बहुत नॉर्मल ही हो गई है कि हाँ भाई ये सब बच्चे पढ़ ही देते पहले। लेकिन जो चेंजेस सरकार लेकर आई है वो क्या लेकर आई है, कंप्यूटर कोडिंग कंपलसरी कर दी है कि हर बच्चा कुछ टच में रहेगा कंप्यूटर के साथ में। लाइक यू नो कि हर एक बच्चा जो आगे आर्ट्स लेगा, आगे गलत होना, ये मैंने गलत बोल दिया कि आर्ट्स लेगा, अब स्ट्रीम डिसऑर्डर हो गई है, लेकिन कोई भी बच्चा कोई भी चीज कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। तो स्लाइड नॉलेज कोडिंग की हमें होनी ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, सरकार ने कंप्यूटर कोडिंग में डाल दी। उसके बाद में सरकार ने वोकेशनल स्टडीज। अब वोकेशनल स्टडीज का महत्व क्या है, हमारी और बाकी कंट्रीज में डिफरेंस ये है कि हम प्रोफेशनल चीजों को नहीं देख पाते हैं। हमारे यहाँ कोई इंसान जो छोटा काम करने वाला, छोटा काम इन द सेंस जो लोग हम खुद से छोटा बोलते हैं उसमें छोटा नहीं है, तो हमने उनको छोटा बना दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बाहर की कंट्रीज में अगर कोई पोछा लगाने वाला है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, उसको बराबर की इज्जत दी जाती है, काम की इज्जत दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो हम एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लेकर आएंगे वो क्या लेकर आएंगे कि जब बच्चा वोकेशनल स्टडीज के लिए जाएगा, अपनी छुट्टियों में जाएगा, तो वहां पर एक टाइप ऑफ इंटर्नशिप होगी। वो एक टेक्निकल चीजें भी सीखेगा, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी के लिए जाएगा। तो मान लीजिए एक बच्चा है जिसको आगे जाकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, तो उसको क्या, वो किसी भी ऐसी मोटर शॉप पर जाएगा जहां पर वो इंटर्नशिप करेगा, वो छोटी छोटी चीज सीखेगा इस बारे में कि अच्छा, और उसका एक उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन द सेंस वो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल वे, और प्रैक्टिकल से जुड़ना हमें बहुत जरूरी है। उसके बाद में मान लीजिए किसी बच्चे को पोल्ट्री फार्मिंग में देखना है कि अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग कैसे होती है, पशुपालन किस तरह से होता है, अगर हम उसको आसान भाषा में देखा जाए तो पशुपालन कैसे होता है, और वोकेशनल स्टडीज कैसे होती है, कारपेंटर, उसके बाद में हमारे अलग अलग तरह के जितने भी वर्क्स हैं, तो वर्क को तवज्जो दी जाएगी, प्रोफेशनलिज्म पे जोर दिया जाएगा, कोई काम छोटा नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज दी गई है, मैथ्स, साइंस और आर्ट्स। अब मैथ्स, साइंस और आर्ट्स तो ऑलमोस्ट हम सब पढ़ ही रहे थे, उसमें कोई डिफरेंस इतना बड़ा नहीं आया। तो मिडिल स्टेज मेरे हिसाब से ये बहुत क्रिटिकल स्टेज हो सकती है कि क्योंकि इन दो चीजों के बेसिस को हम क्रिटिकल स्टेज मान सकते हैं कि हाँ इसमें बच्चा कुछ नया सीखेगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज के बारे में। सेकेंडरी स्टेज के बारे में बात करेंगे, ये क्लास 9 to 12 है। अब हमारे आखिरी का है 4 साल। अब अगर आखिरी के 4 साल के अंदर हमने क्लास 9 to 12, अब क्या होगा, बच्चा 9th क्लास में एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर 9th क्लास में किया,
उससे उसके साथ में एक चीज जुड़ गई, स्टिग्मा जुड़ गया कि यार आई हैव टू साइंस और कॉमर्स, क्या साइंस और कॉमर्स। इन्होंने क्या करा, स्ट्रीम कैंसिलेशन कर दिया, स्ट्रीम हटा दी, स्ट्रीम डिसॉल्व कर दी सारी। अब क्या होगा, अब क्लास टू 9 सब बच्चे एक समान माने जाएंगे, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। आप सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो क्लास 9 to 12 फॉरेन लैंग्वेज में एक नहीं फॉरेन लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे स्कूल के अंदर काफी लोगों ने उस टाइम पर स्पेनिश लैंग्वेज ले रखी थी, ठीक है, कई लोगों ने संस्कृत भी ले रखी थी, लेकिन अब तो वो इंडियन लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी, और मतलब अलग अलग तरह के लैंग्वेज के लिए वो जा रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज से फायदा में क्या होगा, फॉरेन लैंग्वेज से फायदा ये होगा कि हम जब भी हमारा क्या होता है कि हमारी कंट्री ज्यादातर बंदों को बाहर है इस समय, ब्रेन हमारे जितना भी इंडिया का ब्रेन है वो बाहर जा रहा है इस समय। वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे इंसान भी अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश जिससे दूसरे को समझ में आ जाए। तो उससे क्या था कि जो इंडियंस का जो कंट्रीब्यूशन है वहां पर जॉब लेने में, वहां पर अमेरिका में बाहर जाने में, तो उनका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडियंस जॉब बाहर ले लेते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि इंग्लिश उनको बचपन से बताया था कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉरेन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ गई। और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सिलेबस होगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सिलेबस का मतलब क्या होता है, आपको मैं थोड़ा इसको इसके बारे में समझाता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सिलेबस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई काम एक तरह से लॉ पर हो रहा है, हमने एक लॉ बना दिया, क्या दिस इज द लॉ, और उस लॉ पर वो काम चल रहा है कि भाई एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक लॉ बन गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो कैसे होगी, हम सिलेबस चेंज करेंगे। मान लीजिए मैं वॉल पर पुश कर रहा हूँ, तो वॉल को मैंने पुश करा तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आया, इसी वजह से हम दोनों नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आए कि यार अगर ऐसा हो कि वॉल आगे आ जाए और मैं वहीं खड़ा रहूं, समझ रहे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उस चीज को अपोजिट वे में देखना कि यार ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड नॉलेज बढ़ जाएगी, इससे लोगों को फायदा होगा। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, जो कि मैं खुद मानता हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे सिलेबस में इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हमारे सिलेबस के अंदर, मैं ये मानता हूँ। और स्ट्रीम कैंसिलेशन आपको पता ही है, तो स्ट्रीम कैंसिलिंग में सबसे फायदा क्या होगा, अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, सेकेंडरी स्टेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पूरी बढ़ गई। अब मान लीजिए एक बच्चा है जिसको मैथ्स से पढ़ रहा था, यार मैथ्स में पढ़ूंगा नहीं ये होगा, या फिर एक बच्चा साइंस वाला है, उसको साथ में बायोलॉजी पढ़नी थी, वो सभी पढ़ते हैं, साइंस वाले बच्चे को हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी थी, तो उसके लिए फायदा क्या होगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज के अंदर कि अब वो मान लो बच्चा आया 9वीं हुई 10वीं हुई, अब तो स्ट्रीम कुछ है नहीं, तो अपने साथ में हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ सकता है, साइंस वाला बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। और ये चीजें बहुत सारी चीजें जो है, इससे ये फायदा होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, और जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉलेज बहुत सारे हो जाते हैं। एक इंसान ज्योग्राफी पढ़ रहा है, साथ में बायोलॉजी पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, तो एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ नॉलेज हो जाएगी, और वो कहीं पर भी आराम से चीजों के बारे में बता सकता है, नॉलेज अच्छी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। तो मेरे हिसाब से सेकेंडरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से हो सकती है, वो सकती है कि सिलेबस चेंज करने का आसान बात नहीं होती, इंप्लीमेंटेशन बहुत अलग लेवल पर होता है, लेकिन हाँ इसके लिए टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट सरकार ने भी एक डेटा दिया है कि 2030 तक ये प्रॉपरली एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर देंगे, मतलब हर बच्चे के लिए फ्री, तो मतलब उनको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उस पॉइंट के बाद ही हम सोच पाएंगे कि इंप्लीमेंटेशन पूरा हो गया है। तो हमने 4 पॉइंट बहुत डेप्थ में समझे कि भाई सेकेंडरी स्टेज किस तरह से हो रही है। तो इस बारे में हम हमारा यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट 3 पॉइंट दोबारा बोलता हूँ मैं, स्ट्रिंग कैंसिलेशन हो गई है, क्लास 9 to 12 में किसी भी तरह का सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सिलेबस होगा, फॉरेन लैंग्वेज हम ऑप्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक लैंग्वेज है मंडेरियन लैंग्वेज, जो चाइना में बोली जाती है। और इस टाइम पर सरकार ने फैसला लिया कि हम मंडेरियन को अपने में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे तरफ से ये गलत होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडियन उसको एक हर एक टेस्ट ऑफ नॉलेज में और हर लैंग्वेज में जाना चाहिए। हर एक चाइनीज, और आज के टाइम में जो चाइनीज इंटेलिजेंस वर्क कैसे करती है, चाइनीज इंटेलिजेंस हिंदी भी पढ़ रही है, वो हर एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनको पता है कि उस सोर्स ऑफ नॉलेज से हम किसी भी देश की इंटेलिजेंस इनपुट निकाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मंडेरियन हमको और सिखानी चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा कंपटीटर है, तो कंपटीटर को मारने के लिए उसके तरीके से मारो उसे। तो मंडेरियन लैंग्वेज जो अभी वो करंट जो सिचुएशंस है वो इसी वजह से है कि अभी टेंशन चल रहा है, लेकिन मंडेरियन लैंग्वेज दोबारा इंक्लूड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन पे। तो आप जैसे समझ रहे होंगे कि ये जो 3 चीजें हमने बहुत पढ़ी थी कि आप क्या कर रहे हो, हम बीए कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, हम बीकॉम कर रहे हैं, भाई मेरा तो बीकॉम में हो गया एडमिशन, तो ये सब चीजें सब खत्म कर दी उन्होंने, इसका कोई मोल नहीं रहा।
कि मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि यार मैं बीएससी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसमें 4 स्टेज बना दिए हैं, और ये सबसे बेस्ट चीज की आप बोलते हैं मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री स्कीम, ग्रेजुएशन को इस बेस पर लेकर आ गए हैं, और ये मुझे बहुत प्यारी चीज लगी है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज सारी कैंसिल हो गई। अब मान लीजिए एक बच्चा ग्रेजुएट कहलाएगा, ना कि वही कहलाएगा कि मैंने बीएससी करी है या मैंने बीकॉम करी है, वो ग्रेजुएट कहलाया जाएगा, ग्रेजुएट कहलाया जाएगा, ना कि उसकी कोई स्ट्रीम, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रीम कैंसिलेशन हो चुका है। तो अब हम आएंगे फर्स्ट ईयर में। मान लीजिए बच्चा फर्स्ट ईयर में आया और किसी वजह से उसको उस कोर्स में मन नहीं रख पाया, उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए सेकंड ईयर में आया, उसका इंटरेस्ट बन रहा है, वो अच्छे से कर रहा है, सेकंड ईयर में मान लीजिए किसी वजह से उसको कॉलेज छोड़ना पड़ गया क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज। और हमारे इंडिया में बताना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन लेने के बावजूद भी लोगों को बीच में छोड़नी पड़ जाती है पढ़ाई, और ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, और जो कि बहुत पेनफुल होता है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, उसमें बहुत चीजें लेकर आए। अब इसमें मल्टीप्लिसिटी लेकर आ गए, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ गए, आप मल्टीपल एंट्रीज आ सकते हो, जा सकते हो। यहाँ से बच्चा फर्स्ट ईयर में आया, सेकंड ईयर से निकल गया, तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट हो गया। अब ये एंट्री तो हो गई, अब एग्जिट भी बताऊंगा आपको मैं। तो डिप्लोमा लिया, बाहर निकल गया कि भाई चलो ड्यू टू एनी इशू, लेकिन उसको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए उसको थर्ड ईयर में आया तो उसको डिग्री प्रोवाइड होगी, और फोर्थ ईयर में उसको रिसर्च के लिए। अब इसको मैं एक डीप उसमें समझाऊंगा कि ये पीजी लेवल पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आप 4 स्टेप समझिए, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट हो गया, सेकंड ईयर डिप्लोमा, और थर्ड ईयर डिग्री, फोर्थ ईयर रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए सेकंड ईयर में बच्चे ने कॉलेज छोड़ा, सेकंड ईयर में अगर बच्चे ने कॉलेज छोड़ा तो डिप्लोमा कोर्स में लिया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया उसको। उसके बाद मान लीजिए किसी वजह से दोबारा पढ़ाई करना चाह रहा है, तो अब उसकी दोबारा कोई मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री, अब दोबारा मल्टीपल एंट्री होगी उसकी कॉलेज के अंदर, वो दोबारा पढ़ सकता है, चाहे उसने 2 साल की जॉब करी हो, दोबारा पढ़ सकता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर डिग्री मिल जाएगी, रिसर्च हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और आती है इम्प्लीमेंटेशन, सबसे बड़ी वजह इम्प्लीमेंटेशन की, और वो मेरे हिसाब से बाय द ईयर्स, कभी ईयर सीरीज स्टडी हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने 4 चीजें देखी, और अब बात करते हैं रिसर्च वाले, जो आपको बताने वाला था। अब रिसर्च के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए किसी बच्चे को आगे जाके रिसर्च में जाना है, और मैक्सिमम मान लीजिए आज के टाइम से हम लोग बीटेक करते हैं, तो डिग्री हासिल होती है फोर्थ ईयर में, तो यहाँ पर थर्ड ईयर में कर दिया। और मान लीजिए बच्चे को और अच्छे से पढ़ना है और रिसर्च में जाना है, तो उसको फोर्थ ईयर भी करना पड़ेगा फॉर रिसर्च प्रोग्राम। मतलब जो बच्चा आगे जाकर पीजी करना चाह रहा है उसी सब्जेक्ट के अंदर में, या फिर रिसर्च में जाना चाह रहा है, उसको फोर्थ ईयर करना पड़ेगा, और फोर्थ ईयर में रिसर्च का सर्टिफिकेशन उसको लेना पड़ेगा। तो डिग्री से जॉब आपको मिल जाएगी, रिसर्च के बाद आपको पीजी में एडमिशन मिल जाएगा आसानी से। तो ये इसको इस तरह से बनाया गया, और ये काफी अच्छा है, मुझे काफी अच्छा। अब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात, जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा हमारे एजुकेशन पर। पहले ही 3% था और ऑलमोस्ट 2.8% था, उसके बाद अभी 6% खर्च किया जाएगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। सेकंड, स्कूल फी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया के अंदर जो आती है होती है स्कूल फी की। यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों की साल की फीस भी 3-3 लाख रुपए हो जाती है, 3 लाख फॉर स्कूल, सीरियसली। और जो सीबीएसई बेस्ड स्कूल ज्यादातर है, मैंने खुद देखा ये। तो स्कूल फी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने क्या किया है, बेस्ड ऑन स्कूल कैटेगरी। तो सरकार क्या करेगी, स्कूल कैटेगरीज बनाएगी किसी भी तरह की। मान लीजिए बहुत ही एलीट स्कूल्स हैं, उसकी फीस के एक स्ट्रक्चर होगा, फिर एक जो मतलब मिडिल स्कूल आ गई उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, तो एक स्ट्रक्चर्ड फी होगी, जिससे फायदा हमें ये होगा कि स्कूल की फी के बारे में हमें क्लैरिटी ज्यादा बैठेगी। हम स्कूल की फीस के ऊपर जो आप डेली प्रोटेस्ट देखते हैं पेरेंट्स करते हैं, तो इस चीज के ऊपर ये नई चीज लाई जाएगी। वोकेशनल स्टडीज के बारे में आपको प्रॉपर बता चुका हूं कि कैसे हमारे हर तरह की जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिससे आती है, किसी भी इंसान को प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी, कारपेंटरी करेंगे बच्चे, और फिर जो किसी भी तरह की पोइट्री होती है, या फिर ऑटोमोबाइल में कोई जाना चाहता है, तो हर तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बहुत जुड़ा होगा, बचपन से जुड़ा होगा, तो ये फायदा हो जाएगा। रिजल्ट्स, इसमें एक सबसे बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी वो रिजल्ट्स की थी। रिजल्ट्स में चेंज क्या गए हैं, मार्क्स उसी तरह से दिए जाएंगे, लेकिन सेल्फ असेसमेंट बेस्ड मार्क्स दिए जाएंगे। मान लीजिए अभी रिजल्ट आया, मार्क्स आए, लेकिन बच्चा खुद सेल्फ असेस करेगा। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट्स का उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करी होती है, लेकिन जब वो जाते हैं रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट बहुत अपोजिट आ जाता है। तो अब इसमें एक और कॉलम बनाया जाएगा, मार्क्स सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होगा,
बच्चा खुद से बोलेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैंने यहाँ पर गलती करी थी। तो असेसमेंट खुद का होना, और हमेशा मानना मेरा ये है कि लाइफ में जो सेल्फ इंसान जब असेसमेंट खुद का असेसमेंट करता है तो वो बेस्ट असेसमेंट होता है, क्योंकि और रिजल्ट्स तो इतने मैटर बाद में नहीं करते। तो सेल्फ असेसमेंट की बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद फ्रेंड्स और टीचर वाला एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स के मामले में क्या होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा अपने साथ वाले दोस्तों का बिहेवियर कैसा रख रहा है, उसके साथ वाले दोस्त उसको मार्क्स पॉइंट आउट करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अगर देखा जाए तो वो पहले से सोच के रखेगा बच्चा कि मैं अपने स्कूल टाइम से ही अपने दोस्तों से दोस्ती यारी अच्छी रखूं, सबसे अच्छे रखूं, क्योंकि उसको मार्क्स इसके बेसिस पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट चीज आती है टीचर की। टीचर को लिटरली, जो टीचर वास्तव में मेहनत करते हैं, जो टीचर सच में बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, और वास्तव में मैंने देखा है बचपन से कि टीचर एक अकेला प्रोफेशन ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं, लेकिन टीचिंग लाइन में देखे टीचर बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करते हैं और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर होते हैं। तो टीचर्स के केस में हम ये देखेंगे कि टीचर्स भी उस कॉलम में ये लेकर आएंगे कि हाँ ये बच्चा मेहनती था, पंचुअल था, डिसिप्लिन था, तो इसके भी मार्क्स होंगे। रादर देन कि एक बच्चा मार्क्स लेकर आ रहा है, वो डिसिप्लिन नहीं हो, पंचुअल नहीं है अपनी उसमें, तो उस चीज को हम खाली मार्क्स को तवज्जो नहीं देंगे। डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, और वो कितना सिंसियर है, कितना डिसेंट है, तो वो टीचर के हाथ में भी उस तरह की चीजें रहेंगी। अब सबसे इसमें चीज आती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड हो गई, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है, MIT हो गई। तो पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम पर ये बिल पास हुआ था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी एक, और 50 करोड़ का एक सिक्योरिटी मनी रखेगी। लेकिन फिर उस टाइम पर पॉलिटिक्स में एक्चुअली क्रिटिक्स हमेशा होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं, और ये चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी उस टाइम पर आई थी और बीजेपी ने इसका बोझ किया था, लेकिन अब बीजेपी खुद इसको लेकर आ रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम को। इसके अंदर क्या करेंगे कि जितनी भी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज है पूरे वर्ल्ड की, जितने भी MIT, हार्वर्ड, जितने भी, वो सब फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी। 50 करोड़ का अपना एक सिक्योरिटी मनी जमा करेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद में ये भी अपनी यूनिवर्सिटीज खोल पाएंगे यहाँ पर। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी बच्चे बाहर जाने के लिए उत्सुक भी होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में हम एक नई चीज के अंदर क्या एडअप हुई है, टीचर बेस्ड प्रोग्राम भी होगा। इसके अंदर टीचर को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल की ट्रेनिंग के साथ टीचर को ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नेगेटिव इफेक्ट की मैं बात करने वाला हूं वो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन और टीचर्स की कमी। आप मानिए ना मानिए, लेकिन जो गांव के जितने भी इलाके हैं, दूर दराज के, वहां पर टीचर्स नहीं आते हैं, और इवेंट बेस्ड पेइंग टीचर्स की होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है इस चीज का। जब टीचर्स वहां पर नहीं आएंगे, मिड डे मील के लिए बच्चे आते हैं, स्कूल में खाना खाकर भाग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग के 4 साल के प्रोग्राम भी 4 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऐड किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या हो सकते हैं आप मेरे हिसाब से जो सरकार ने लाए हैं, लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बार पॉलिसी के अंदर उन्होंने इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने बोला है कि इट्स लाइक नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू ऑप्ट इंग्लिश, लेकिन जरूरी ये है कि बच्चा समझ पाए और मदर टंग में स्टार्टिंग में पढ़ाई कर पाए। तो इसके एक नेगेटिव इफेक्ट ये हो सकता है। वो सेकंड सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट अगर होगा इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत रूरल एरियाज हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन, और इसके लिए इम्प्लीमेंट होने के लिए परफेक्टली 2030 तक हो पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स भी और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू ईयर्स चीजें चेंज होंगी और चीजें लाइन पर आएंगी। थैंक यू सो मच।